चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारी बायोलॉजी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। इस सीरीज़ में हमारा उद्देश्य पूरी बायोलॉजी को टू द पॉइंट और परीक्षा केंद्रित तरीके से कवर करना है। अब तक हम लगभग 60% बायोलॉजी को पूरा कर चुके हैं। इस चैनल की खास बात यह है कि यहाँ आपको केवल 100% परीक्षा उपयोगी और प्रासंगिक कंटेंट मिलता है जो आपकी एसएससी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद फायदेमंद साबित होगा। आज हम श्वसन तंत्र को एक सटीक और आसान तरीके से समझेंगे ताकि आप इसे न केवल जल्दी याद कर सकें बल्कि परीक्षा में पूछे गए सवालों का सटीक उत्तर भी दे सकें। तो बिना समय गंवाए एक नई ऊर्जा और पूरे ध्यान के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसे पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। याद रखें, सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम जो भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इस फिगर के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ जो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो टू द पॉइंट कंटेंट है यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ इन्हें ही याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वह सिस्टम है यानी कि श्वसन तंत्र वह तंत्र है जो शरीर में ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। जो ये प्रोसेस है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो गाइस जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इनके मेन ऑर्गन्स हैं और उनके फंक्शंस हैं उनके बारे में हम देखते हैं वन बाय वन, जो कि डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है नेज़ल कैविटी, यानी कि जिसे हम नाक भी कह सकते हैं, जो कि नेज़ल कैविटी होती है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, यह वायु को फिल्टर करने, गर्म करने और नम करता है। ठीक है, इसमें नोस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र होते हैं। क्या होते हैं इसमें? नोस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें एक नेज़ल कैविटी जो है वो नाक का हिस्सा है। ठीक है, ये जो नाक है, नोज़ है, इसके दो हिस्से हैं। कौन कौन से? एक तो नोस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र। ठीक है, और एक है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ यहाँ हमने बात की थी, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं नेज़ल कैविटी को। ठीक है, फिर आता है फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। ग्रसनी, इसका कार्य क्या है कि यह भोजन और वायु दोनों के लिए सामान्य मार्ग है, यानी कि कॉमन जो पाथ है वो प्रोवाइड करवाता है भोजन को, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, श्वसन मार्ग को लैरिंक्स से जोड़ता है। कौन? फेरिंक्स। जो ये फेरिंक्स यहाँ देख रहे हैं आप, ये है श्वसन मार्ग को किससे जोड़ता है? लैरिंक्स से, जो कि हिंदी में से क्या बोलते हैं? कंठ नली। क्या बोलते हैं? कंठ नली। ठीक है, अब अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो यह वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ से आवाज़ निकलती है। ठीक है, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। यह वायु को श्वास नली में पहुँचाता है। कहाँ पहुँचाता है? श्वास नली में। फिर इसके बाद आता है ट्रैकिया। वायु को श्वास नली में कौन पहुँचाता है? लैरिंक्स। श्वास नली का मतलब ट्रैकिया जी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? श्वास नली। ट्रैकिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली। ठीक है, अब श्वास नली की बात करें यानी कि ट्रैकिया की बात करें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया? तो इसका फंक्शन ये है कि यह वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है। कहाँ तक? लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंग्स हैं यानी कि फेफड़े। तो फेफड़े तक पहुंचाने का जो कार्य है वायु को, वो कौन करती है? ट्रैकिया करती है। ठीक है, इसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती है जो इसे खुला रखती है। किसमें? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में आप छोटी छोटी यहाँ देखेंगे तो कार्टिलेज की रिंग्स होती है। ठीक है, जो कि क्या कार्य करती है? जो कि इसे खुला रखती है। फिर आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाई, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो ब्रोंकाई है, ये इनका जो फंक्शन है वो श्वास नली के अंत में दो शाखाएं आप देख सकते हैं। एक तो ये ब्रांच, तो इनको कंबाइंडली आप कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, जो कि वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। गाइस, यहाँ पर हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड। तो ब्रोंकाई का क्या काम किया जाता है?
यह इसका जो फ़ंक्शन होता है वो ये होता है कि यह श्वास नली यानी कि ट्रैकिया के अंत में 2 ब्रांचेज़ होती हैं। कौन-कौन सी? एक तो ये और एक ये, जो कि क्या काम करती हैं? ये वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यानी कि वायु को लंग्स तक ले जाने का कार्य किसका है? ये है ब्रोंकाई का। फिर आता है ब्रोंकियोल्स। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रोंकियोल्स को मेंशन किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है? तो इसका जो कार्य है वो यह है कि ब्रोंकाई की पतली शाखाएँ यानी कि ब्रोंकस की जो यानी कि जो हमने ये ब्रोंकाई देखा, इसकी जो पतली शाखाएँ हैं, वो जो वायु को एल्वियोलर तक पहुँचाने का कार्य करती है। कहाँ तक? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एल्वोली है, ठीक है? एल्वियोली है, इसको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किसका है? ये ब्रोंकोहोल्स का है। किसका है? ब्रोंकोहोल्स का। ठीक है। ब्रोंकाई का कार्य है श्वास नली के अंत में जो 2 शाखाएं होती है जो कि वायु को फेफड़ों तक ले जाती है, ठीक है। ये तो हो गया ब्रोंकाई का। ब्रोंकियोल्स का कार्य यह है कि ब्रोंकस की जो पतली शाखाएं होती है यानी कि जो ये ब्रोंकाई की जो पतली शाखाएं होती है जो वायु को एल्वोली तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये हो गया ब्रोंकियोल्स का कार्य। अब बात करते हैं एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठ। यहाँ देख सकते हैं आप ये एल्वोली है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठ, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है? यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। यह जो कोशिका है यह एक मोटी झिल्ली से बनी होती है, ठीक है। यहाँ एल्वेोली की हमने बात की थी, ये जो आपने देखा। अब बात करते हैं लंग्स की यानी कि फेफड़ों की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेफड़ों लंग्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फेफड़े हैं यानी कि इसमें वायु कोष्ठ में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ये जो एल्वेओली होती है, ये जो वायु कोष्ठ होते हैं, इसमें जो लंग्स हैं ये वायु का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं कौन? लंग्स। किसमें? एल्वेओली में, ठीक है। दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं। याद रखिए, अगर हम हमारी जो अगर हम इस शेप के अनुसार देखें तो ये है राइट और ये है लेफ्ट। तो राइट की बात करें तो इसमें 3 खंड होते हैं। कितने? 3 खंड होते हैं। और लेफ्ट की बात करें तो इसमें 2 खंड होते हैं, ठीक है। हमारे राइट और हमारे लेफ्ट की के हिसाब से नहीं देखेंगे। इस जो फिगर के माध्यम से हम अपना जो राइट है वो तो है लेफ्ट, यानी कि ये तो है राइट और ये है लेफ्ट। तो राइट में बात करें दाएं फेफड़े में, राइट लंग में, तो इसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 खंड होते हैं। और बाएं फेफड़े की बात करें तो इसमें 2 खंड होते हैं, ठीक है। फिर आता है डायफ्राम। कौन सा? डायफ्राम। डायफ्राम का कार्य क्या है कि यह छाती और पेट को अलग करने कार्य करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिया हुआ है डायग्राम में, तो यह डायफ्राम है जो कि छाती यानी कि जो हमारा हार्ट, यहाँ पर जो लंग्स वगैरह जो भी हैं, जो कि रेस्पिरेशन सिस्टम का पूरे जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो उसको पेट स्टमक से अलग करने कार्य किसका है? डायफ्राम का। श्वसन प्रक्रिया में यह सहायक होता है। कौन? डायफ्राम। तो हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि नेजल कैविटी, ठीक है। नाक नाक जो है वो वायु को फिल्टर और गर्म करने का कार्य करती है। 1 सेकंड गाइस। नाक के हमने 2 हिस्से पढ़े थे, एक तो नेजल कैविटी जो कि इम्पोर्टेंट है और एक होता है नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र। यह क्या काम करता है? यह एयर को फिल्टर और गर्म और उसको नम बनाने का काम कार्य करता है। कौन? नाक यानी कि नोज़। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का कार्य क्या है कि यह भोजन और वायु दोनों के लिए एक कॉमन पाथ प्रोवाइड करवाता है और जो रेस्पिरेशन पाथ का को लेरिंग्स से जोड़ता है। किसको? श्वसन मार्ग को किससे जोड़ता है? लेरिंग्स से जोड़ता है। फिर आता है लेरिंग्स यानी कि कंठनली। कंठनली का कार्य क्या है? इसे वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं और यह वायु को श्वास नली में पहुंचाने का कार्य करता है। श्वास नली मतलब ट्रैकिया, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रैकिया को मेंशन किया हुआ है। ये श्वास नली है। यहाँ तक वायु को पहुँचाने का कार्य कौन करता है? यहाँ तक वायु को पहुँचाता है लेरिंग्स, ठीक है। फिर आता है ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया एक तरीके से श्वास नली है। इसको हिंदी में श्वास नली बोलते हैं और इसका वर्किंग फंक्शन ये है कि यह वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने कार्य करती है। यानी कि वायु को फेफड़ों तक कौन पहुंचाने कार्य करती है? ट्रैकिया।
और इसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं जो कि इसे खुला रखती हैं, किसको? लंग्स इसमें ट्रैकिया को, ठीक है? ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो कि इसको खुला रखने का कार्य करती हैं, ठीक है? यहाँ पर फिर बात करते हैं ब्रोंकाई की, तो ब्रोंकाई को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसका जो वर्किंग फंक्शन है वो यह है कि यह श्वास नली के अंत में 2 शाखाएँ होती हैं जो कि वायु को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। किसका? ब्रोंकाई का ये कार्य होता है। और फिर आता है ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकियोल्स में क्या कार्य करता है? ब्रोंकियोल्स जो है वो ब्रोंकाई की पतली शाखाएँ होती हैं, जो कि वायु को एल्वोली तक पहुँचाने का कार्य करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रोंकियोल्स कै होते हैं जो कि ब्रोंकाई से रिलेट करती हैं और इसमें पतली शाखाएँ होती हैं जो कि एयर को एल्वोली तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्वोली को मेंशन किया हुआ है। तो एल्वोली जो है ये वायु कोष्ठ होते हैं, जिन्हें हिंदी में वायु कोष्ठ कहते हैं एल्वोली एल्वोली को। और एल्वोली जो है यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कि उनका आदान-प्रदान होता है। यह एक कोशिका मोटी झिल्ली से बनी होती है, एकल कोशिका होती है और ये मोटी झिल्ली से बनी होती है। फिर आता है लंग्स यानी कि फेफड़े। फेफड़े जो है वो वायु कोष्ठ यानी कि एल्वोली में जो गैसों का आदान-प्रदान करते हैं। एल्वोली में गैसों का आदान-प्रदान कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। और इसमें अगर बात करें तो दाएँ फेफड़े में 3 खंड होते हैं और बाएँ फेफड़े में 2 खंड होते हैं, ठीक है? फिर आता है डायफ्राम। डायफ्राम को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है कि डायफ्राम जो है वो छाती और पेट को अलग करता है और श्वसन प्रक्रिया में सहायक होता है, ठीक है? तो चलिए हम नोट्स के माध्यम से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखते हैं कि कैसे किसका क्या वर्किंग फंक्शन है। नोज़ की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने बात की थी, ठीक है? डायग्रामेटिकली हमने इसको समझा। अब वन बाय वन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जहाँ से क्वेश्चंस बार-बार फ्रेम किए जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन देखते हैं। कैसे? सबसे पहले आता है हमारा नोज़, यानी कि नाक, यानी कि इसका जो वर्किंग फंक्शन है वो यही है कि यह एयर को फ़िल्टर करने, उसको गर्म करने और नम बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नासाछिद्र होते हैं और यह और ना नेज़ल कैविटी भी उसमें ही होती है। नेज़ल कैविटी भी इससे ही कनेक्ट होती है, किससे? नोज़ से। फिर आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स की बात करें तो इसका वर्किंग फंक्शन ये है कि यह भोजन और वायु, जहाँ से भोजन एब्ज़ॉर्ब किया जाता है और वायु यानी कि एयर ली जाती है, ये दोनों को कॉमन पाथ प्रोवाइड करवाता है। कौन? ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स। और श्वसन मार्ग को लैरिंक्स से जोड़ता है, किसको? वो श्वसन मार्ग जो हमारे रेस्पिरेटरी पाथ है उसको लैरिंक्स से जोड़ने का कार्य किसका है? फेरिंक्स का, ठीक है? फिर आता है कंठनली यानी कि लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से वॉइस निकलती है और इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है? लैरिंक्स को यानी कंठनली को हम क्या कह सकते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह वायु को श्वास नली में पहुँचाने का कार्य करता है। जो हमने एयर ली उसको श्वास नली तक पहुँचाने का कार्य किसका है? ये है कंठनली का, यानी कि लैरिंक्स का। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है इसका वर्किंग फंक्शन ये है कि यह वायु को, जो हमने वायु ली है उसको फेफड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है। कौन? ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। इसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ठीक है? जो कि इसे खुला रखने का कार्य करती हैं, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की बात करें तो यह श्वास नली के अंत में 2 शाखाएँ होती हैं, 2 ब्रांचेज़ होती हैं, ठीक है? 2 ब्रांचेज़ होती हैं जो कि वायु को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। अगर यहाँ से कोई वायु आई, यहाँ से जो हमने एयर ली है रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, तो वो एक तरीके से श्वास नली के अंत में जो 2 शाखाएँ होती हैं, ये और ये, तो यहाँ तक वायु को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है, जहाँ से फेफड़े यहाँ अटैच रहते हैं, ठीक है? फिर आता है ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स का मेन वर्किंग फंक्शन ये है कि ब्रोंकाई की जो पतली शाखाएँ होती हैं, वो वायु के एल्वोली तक पहुँचाने का कार्य करती है, ठीक है? कहाँ तक? एल्वोली तक पहुँचाने का कार्य करती है। एल्वोली का जो हमने हिंदी में पढ़ा वो है वायु कोष्ठ, ठीक है? तो अब आता है वायु कोष्ठ यानी कि एल्वोली। एल्वोली का मतलब ये है कि यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान होता है यहाँ पर। हम जब साँस लेते हैं तो ऑक्सीजन खींचते हैं और साँस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह ऑक्सीजन यानी कि साँस इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को, जो हम जब साँस ले रहे हैं और साँस छोड़ रहे हैं, साँस लेने पर ऑक्सीजन और साँस छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ से होता है? ये होता है एल्वोली से, यानी कि वायु कोष्ठ से। यह एक कोशिका मोटी झिल्ली से बनी होती है, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक कोशिका और मोटी झिल्ली से बनी होती है। क्या? ये है एल्वेओली, ठीक है? जिसे हम वायु कोष्ठ कहते हैं, ठीक? अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें जो कैपिलरीज से जुड़ा होता है, जो कि ऑक्सीजन को रक्त में पहुँचाता है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैपिलरीज से जुड़ा होता है कौन? एल्वेओली, जो कि ऑक्सीजन को रक्त में पहुँचाने का कार्य करता है। जो हमने ऑक्सीजन को इन्हेल की है, उसे ब्लड तक पहुँचाने का, ब्लड तक ट्रांसफ़र करने का कार्य किसका है? एल्वेओली का, क्योंकि यह एक कैपिलरीज से जुड़ा हुआ होता है।
बात करते हैं फेफड़े की, लंग्स की, तो वायु कोष्ठ यानी एल्वेओली में जो गैसों का आदान-प्रदान करते हैं फेफड़े, फेफड़े भी गैसों का आदान-प्रदान करते हैं और दाएँ फेफड़े में 3 खंड होते हैं और बाएँ फेफड़े में 2 खंड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। फिर आता है डायफ्राम। डायफ्राम की बात करें तो इसका जो कार्य है, वो यह छाती और पेट को अलग करने का कार्य करता है। किसको? छाती को और पेट को। छाती तक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करते हैं, जो कि मेन ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ सिचुएटेड होते हैं। और स्टमक की बात करें तो स्टमक के हम बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। तो छाती और पेट को अलग करने का जो कार्य है, वो डायफ्राम का होता है। श्वसन प्रक्रिया में यह हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छे सहायक होता है और चादर जैसी संरचना होती है इसकी। किसके जैसे? चादर जैसी संरचना इसकी होती है। श्वास लेते समय नीचे की ओर और छोड़ते समय ऊपर की ओर मूव करता है। कौन? डायफ्राम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वास लेते समय नीचे की ओर और छोड़ते समय ऊपर की ओर मूव कौन करता है, तो हम बिना किसी झिझक के लगा सकते हैं कि डायफ्राम का यह कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं रिब केज की। रिब केज जो है वो हड्डियों की संरचना होती है, जो कि फेफड़ों की रक्षा करती है, लंग्स को सिक्योर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य किसका है? रिब केज का, जो कि एक तरीके से हड्डियों की संरचना जैसी होती है। श्वास लेते समय फैसला है, सॉरी, श्वास लेते समय जब हम श्वास ले रहे हैं तो यह उस टाइम एक्सपेंड करता है, फैलता है और जब छोड़ रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, तो उस समय ये स्क्रिंज हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के छल्ले की बात करें तो इसमें जो ट्रैकिया होता है, वो ट्रैकिया को गिरने से बचाता है। जो हमारा श्वास नली है, यानी कि ट्रैकिया, उसको गिरने से बचाता है, यानी कि एक तरीके से स्टेबल रखने का कार्य करता है। कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की छोटे-छोटे रिंग्स होती हैं यहाँ पे, जो कि श्वास नली को गिरने से बचाती है। ऑक्सीजन श्वास नली से होकर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक पहुँचता है। किसको? ऑक्सीजन जो है, वो श्वास नली से होकर के ब्रोंकाई, ट्रैकिया से होकर के ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक पहुँचने का कार्य करता है। ठीक है। अगर बात करें श्वास में आने वाली वायु, तो वो है 78%, ऑक्सीजन जो है वो 21%, नाइट्रोजन जो है वो जो हम इनहेल करते हैं वायु को, तो उसमें नाइट्रोजन का कितना पार्ट होता है? वो होता है 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो वो होता है 21% और CO2 की बात करें यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो होता है 4.4%। ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे इनहेलेशन। ठीक है, यानी कि वायु श्वसन, यानी कि सांस को अंदर खींचना, वायु को अंदर लेना। ऑक्सीजन युक्त वायु नाक के माध्यम से अंदर जाती है, डायफ्राम नीचे की ओर खिंचता है और फेफड़े फैलते हैं। फिर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का आदान प्रदान की बात करें, गैसों के आदान प्रदान की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो वायु कोष्ठ से रक्त में प्रवेश करती है, एल्वेओली से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? वो ब्लड में प्रवेश करती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि रक्त से, यानी कि ब्लड से वायु कोष्ठ में प्रवेश करती है। कौन? अगर हम जब गैसों के एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्वेओली, एल्वेओली में क्या होता है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो यह रक्त में प्रवेश करती है। और CO2 की बात करें, CO2 की बात करें तो 1 सेकंड गाइस, CO2 की बात करें तो यह ब्लड से एल्वेओली में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एल्वेओली है। फिर बात करते हैं एक्सहेलेशन की, यानी कि वायु उत्सर्जन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकलती है और डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर खिंचता है और फेफड़े सिकुड़ते हैं। अगर हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्रमुख गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जो है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद आवश्यक है। अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल की बात करें तो यह फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। और इंटरनल की बात करें, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये इंटरनल में तो होता है सेल में और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होता है फेफड़ों में। ठीक है, यानी कि लंग्स में। और अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो कोशिकाओं में जो O2 गैस का उपयोग होता है। अगर एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें हम तो इसमें जो सेल में जो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, सेल में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है वो ATP के फॉर्म में होता है, यानी कि ठीक है, यानी कि ATP का निर्माण होता है किसमें? सेल्स में। अगर हम तो ये हमने जो मेन ब्रीफली हमने रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में बात की थी। ठीक है।
अब बात करते हैं इसके जो टाइप्स की, यानी कि श्वसन जो है वो किन-किन टाइप से होता है। रेस्पिरेशन करते हैं हम, तो उनके जो टाइप्स होते हैं वो एक होता है एनएरोबिक श्वसन, ठीक है? एनएरोबिक श्वसन में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में होता है, किसमें होता है? यीस्ट में, जहाँ पर O2 की एब्सेंट रहती है, O2 की नीड नहीं होती है। ये कहाँ होता है? यीस्ट में होता है। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि यह एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है इसमें। फिर एक होता है रेस्पिरेशन, वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के हिसाब से रेस्पिरेशन। यहाँ यह जो है रेस्पिरेशन मसल्स में, यानी कि मांसपेशियों में न्यूनतम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है? अगर हम मसल्स में जो बात करें तो मसल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है बेहद न्यून होती है, ठीक है? अगर इसके परिणाम की बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यानी कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी के रिलीज़ होती है और इस वजह से मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियों में मांसपेशियों में ऐंठन का भाव क्रिएट होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है? एक होता है एरोबिक श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया हमने सेल चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है? इसका जो रिजल्ट है, अगर परिणाम की बात करें तो इसमें CO2 रिलीज़ होती है, पानी और ऊर्जा ये दोनों फॉर्म होते हैं, ठीक है? वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और CO2 रिलीज़ होती है, ठीक है? तो 3 टाइप के जो हमने पढ़े थे रेस्पिरेशन, एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की सब के वजह से रेस्पिरेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, खासकर किसमें होता है? यीस्ट में। और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन है वो मांसपेशियों में होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा होती है। और किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से, जहाँ पर एनर्जी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है? इस वजह से मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। फिर एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका जो परिणाम की बात करें तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, CO2 रिलीज़ होती है, पानी वाटर भी रिलीज़ होता है, ठीक है? तो ये बात की हमने कुछ टाइप्स की रेस्पिरेशन के। अब बात करें इसके ब्रीफली कि ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम का पूरा क्रम वाइज ऑर्डर क्या है, तो श्वसन तंत्र का क्रम क्या है। तो सबसे पहले बात करें हमने नाक की, नाक से हमने सांस ली, फिर वो जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी मीन्स फेरिंग्स, ठीक है? ये 1 सेकंड गाइस। उसके बाद में जाता है कंठनली, यानी कि लैरिंग्स में, ठीक है? फिर जाता है श्वास नली, जो हमने एयर लिया है वो जाता है ट्रैकिया में, ठीक है? ट्रैकिया में। फिर जाता है ब्रोंकाई, ओके? फिर जो श्वसन तंत्र में नेक्स्ट एयर जाती है ब्रोंकियोल्स में, ठीक है? ब्रोंकियोल्स में। और फिर जाता है एल्वेओली में, यानी कि वायु कोष्ठ में। और फिर जाते हैं लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में। तो ये कंप्लीट जो है वो ऑर्डर है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। गाइस, इस लेक्चर में बेहतर कॉन्फिडेंस पाने के लिए सबसे पहले आप इनको इस लेक्चर को 2-3 बार रिवाइज कीजिए और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।